तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। जैसा कि हमें पता है कि आईआईटी का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आपको बायोलॉजी में एक ऐसा फील आ जाएगा कि हाँ भाई, अब इतने क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं और इतने कॉन्सेप्ट्स या इतने क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स मुझे सारे के सारे आ चुके हैं। तो अब मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर एटलीस्ट बायोलॉजी में तो ले ही आऊंगा, और सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अगर आप वो 50-50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में 50 कॉन्सेप्ट्स पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोटिव ये नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। हमारा बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि भाई एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे और ये 50 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 15 में से 15 सही हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी इस वीडियो का गोल नहीं है। हम पेपर सेटर नहीं है, हम बस आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जितनी एक्सपर्टीज हमें है, हम 4-5 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्च में आपकी हेल्प करेंगे, जो कंसेप्चुअली साउंड टॉपिक्स है ना। और ऑफ कोर्स कुछ फैक्चुअल टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में केटर होंगी। और अगर आप इन 50 क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक सारे के सारे अच्छे से कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फैक्ट्स रट लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है न्यूरोनल एक्सॉन में जो नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व होता है। आओ। Action potential is a phenomena which works on the principle of potential buildup and breakdown due to ionic and voltage gradients. An action potential was generated by a weak stimulus. Which among the following option is not possible changes in the axon during the propagation of action potential? तो आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसकी प्रोपेगेशन कुछ कुछ ऐसी दिखती है कि भाई सबसे पहले नीचे है, फिर ऊपर आया, फिर यहां से ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, यहां पे बिल्कुल पोलराइज था तुम्हारा न्यूरॉन या एक्सॉन, यहां पे डिपोलराइज होता है और यहां पे रिपोलराइज होता है। मैं इस चीज को लिख देता हूं कि यहां पे ये चीज पोलराइज्ड है, ठीक है, यहां पे ये चीज बिल्कुल डिपोलराइज्ड है। कौन सी चीज भाई, हमारा एक्सॉन, और यहां पे रिपोलराइजेशन हो रहा है। ओके, ठीक, रिपोलराइजेशन, वैसे इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, इसलिए मैं रिपोलराइजेशन यहां पे नोट कर सकता हूं। ओके, पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में जाने के लिए सोडियम चैनल्स खुलते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, और रिपोलराइजेशन कराने के लिए वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। सोडियम चैनल्स विल ओपन फॉर एक्शन पोटेंशियल टू प्रोपेगेट, ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे ऑप्शन में पूछा है कि कौन सी पॉसिबल चेंज नहीं होगा, तो ये तो हो रहा है। पोटेशियम चैनल्स विल ओपन टू रिपोलराइज द मेम्ब्रेन आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल हैज बीन जनरेटेड, ये भी हो रहा है भाई, यहां पे हमने दिखाया ना, रिपोलराइजेशन के लिए K+ चैनल खुल रहे हैं। थिक एक्सॉन विदाउट माइलिनेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट एक्सॉन फॉर द एक्शन पोटेंशियल टू प्रोपेगेट, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, ये कह रहा है कि भाई थिक एक्सॉन होना चाहिए और माइलिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी हमारा एक्सॉन सबसे एफिशिएंटली काम करेगा, ये बात गलत है भाई। थिक एक्सॉन की वजह से एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोपेगेशन है वो बढ़िया हो जाती है, लेकिन माइलिन शीथ का होना बहुत जरूरी होता है, ये कह रहा है विदाउट माइलिन शीथ, तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि हमारे को माइलिन शीथ चाहिए होती है एक्शन पोटेंशियल की बेटर प्रोपेगेशन के लिए, तो यही ऑप्शन गलत हो रहा है। लोकल करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा सॉल्व करा दिया हो, लेकिन तुम लोग को ये चीज, या फिर हो सकता है कुछ पीसीएम स्टूडेंट्स हो, उनको ये चीज ज्यादा समझ ना आई हो, उनको बस ये ग्राफ समझ आया हो, तो मेरा सजेशन यही है कि जो जो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में, ये जो 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उनमें जो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं आता है या कम समझ आता है, उसको एक बार खोलो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छा सोर्स पढ़ो, आजकल तो एआई भी चल रहा है, ठीक है, या फिर गूगल से ही पढ़ लो,
बट जो जो कॉन्सेप्ट आपको इन 50 क्वेश्चंस में से नहीं समझ आते हैं, जिनसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आप पक्के से पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, इन प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इन इंग्लैंड पेपर्ड मोथ हैड लाइट कलरेशन which effectively camouflaged them against light colored trees and lichens. During industrial revolution, many lichens died out and trees became blackened by soot from factories, and interestingly dark colored moths were predominantly seen. कुछ नहीं है, ये बड़ा सा बस क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूं क्या है। एक कहानी है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो रही थी यूरोप में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हो रही थी, तो हमें पता है पॉल्यूशन का लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद काफी बढ़ गया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पॉल्यूशन का लेवल काफी कम था। जहां पॉल्यूशन कम होता है ना, वहां पे लाइकेंस बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, और लाइकेंस व्हाइट कलर की होती हैं, ठीक है। यहां पॉल्यूशन बढ़ गया तो यहां पे लाइकेंस की अमाउंट डाउन चली गई, ठीक है। तो ये जो व्हाइट लाइकेंस थी, इन्होंने पेड़ों के ऊपर ये जमती हैं, और पेड़ों के ऊपर जब ये व्हाइट कलर की लाइकेन जम जाती है तो पेड़ व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक व्हाइट कलर का जो मोथ था, यानी कि कीड़ा, वो छुप जाता था इस व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो बेसिकली वो कैमोफ्लेज कर जाता था। लेकिन ब्लैक वाले कीड़े, ब्लैक वाले मोथ जो होते हैं, वो व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं छुप सकते, क्योंकि व्हाइट के आगे अगर ब्लैक आ जाता है तो बहुत साफ साफ झलकता है। तो जो प्रेडेटर्स थे वो इस ब्लैक कलर के मोथ को खा जाते थे, ठीक है। तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सारे के सारे व्हाइट कलर्ड छुप जाते थे, कैमोफ्लेज कर जाते थे, मैं यहां पे लिखता हूं कैमोफ्लेज कर जाते थे, जबकि ब्लैक वाले छुप नहीं पाते थे। ब्लैक वालों का क्या हो जाता था? प्रेडेशन। ब्लैक वालों का हो जाता था क्या? प्रेडेशन, ठीक है। ब्लैक वालों का प्रेडेशन हो जाता था, ओके। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसका उल्टा हो गया, ठीक है। व्हाइट वालों का क्या होने लग गया? प्रेडेशन। और ब्लैक वालों का, ब्लैक वाले जो है वो कैमोफ्लेज कर जाने लगे, क्योंकि लाइकेंस यहां पे ग्रो ही नहीं कर पाती थी, ओके। तो ये अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, देखते हैं। दिस हैपन ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है भाई? ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि यार नेचुरल सिलेक्शन अब होने लगा है किसका? ब्लैक वाले का, क्योंकि ब्लैक वाला बेटर कैमोफ्लेज कर पा रहा है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्क कलर्ड मोथ्स विच वर इनिशियली प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर्स। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है ना? ओके, ठीक है। न्यू म्यूटेशंस विच अरोज ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। म्यूटेशन की वजह से नहीं हो रहा था, पॉल्यूशन के कारण ही जो इन्वायरमेंट है या फिर जो लाइकेन की ग्रोथ है उसकी वजह से हो रहा था। मैक्रो एवोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज। देखो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ओके। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द कैमोफ्लेजिंग मैकेनिज्म ऑफ द मोथ। नेचुरल सिलेक्शन कैमोफ्लेजिंग मैकेनिज्म का नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है इन मोथ्स का, जो कि इस कारण से हो रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज गेटिंग सिलेक्टेड, बट नेचुरल सिलेक्शन इस ट्रेट का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन अगर आते थे पहले, तो उसमें हम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, ओके। बट आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, तो इसका ए और सी दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रो एवोल्यूशन हो रही है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज, ठीक, और नेचुरल सिलेक्शन डार्क कलर्ड मोथ की भी हो रही है, ठीक है। तो इसके बोथ ऑफ देम आर करेक्ट ऑप्शंस, ओके। चलो नेक्स्ट। हालांकि आईआईटी में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते थे, अब तो नहीं आते। आ जाओ नेक्स्ट। A newborn baby was kept in a hospital with other babies. After checking his blood group, okay, the baby got mixed with other babies in the hospital. एक बेबी है जो दूसरे बेबी में मिक्स हो गया, ठीक। In order to confirm the correct baby, blood groups of the parents were taken. Father had blood group AB, homozygous RH plus. तो फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई? AB ब्लड ग्रुप है, और वो RH प्लस के लिए होमोजाइगस है। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? मदर का ब्लड ग्रुप है बी, और वो RH नेगेटिव है। तो वो बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप ऑफ बेबी कैन बी, ब्लड ग्रुप बेबी का क्या हो सकता है, वो देखते हैं। आ जाओ। अगर मैं AB की बात करता हूं, तो AB जो कैरेक्टर है वो IA IB से कंट्रोल होता है, और RH प्लस के लिए होमोजाइगस है, यानी कि इसके पास 2++ की जीन्स है।
अलील्स हैं, ठीक। और यहाँ पे RH नेगेटिव है, यानी कि इसके पास RH नेगेटिव माइनस माइनस के 2 एलील्स हैं। और ये जो B है ये या तो IB हो सकता है या फिर ये IBIO हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें बताया नहीं है कि मदर का बी ब्लड ग्रुप कैसा है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ओके, तो देखो प्लस और माइनस जब कंबाइन करेंगे, है ना, प्लस प्लस, यहां पे मैं करके दिखाता हूं, प्लस प्लस और माइनस माइनस जब कंबाइन करेंगे तो ये 2 प्लस की जगह 1 प्लस आता है गैमेट में, और यहां से 1 माइनस जाएगा। ये जब कंबाइन करेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस जाएगा, ठीक है, 1 प्लस और 1 माइनस जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ही बेबी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 1 प्लस मेरे पास है तो पॉजिटिव तो होगा बेबी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। ये वाला तो कट गया, और इसमें दिया ही नहीं हुआ है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको भी हम मान के चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि इनमें से क्या आएगा, आओ देखते हैं। तो IA IB IB है तो एक ही बी हम मान सकते हैं, तो यहां से AB आने की पॉसिबिलिटी है भाई, और BB से B आने की पॉसिबिलिटी भी है ना यार। अच्छा, और अगर वो IBIO हुआ, मतलब मान लो ये हुआ, तो AO से A भी आ सकता है भाई, और BO से B भी आ सकता है भाई, ठीक है। यानी कि ABAB ये 3 टाइप के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं बेबी के, ठीक है। O तो नहीं आएगा, तो O तो नहीं आ रहा है, ये तो गया। तो ARH पॉजिटिव हो सकता है भाई, ARH पॉजिटिव हो सकता है, और BRH पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव वाला कोई केस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसमें इसको भी सही आंसर मानेंगे और इसको भी सही आंसर मानेंगे। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, चला जाएगा, आज चलते हैं आगे। तो मेन फंडा ये नहीं है कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्ट है या नहीं है, वो चीज नहीं है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान रखते हुए बनाई गई है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन से आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर इस क्वेश्चन का यहाँ पे डालना बिल्कुल फ्रूटफुल है। हालांकि इसमें आंसर 2 दिए हुए हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि जो फ्लावर्स हैं एक अननोन एंजियोस्पर्म के, उसको लिए गए और देखा गया कि माइक्रोस्पोर जो है एंथर के अंदर जो होता है उसमें 12 क्रोमोसोम है। और तुम्हें पता है कि जो माइक्रोस्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर कैसा होता है भाई, हैप्लॉइड होता है। n = 12, माइक्रोस्पोर हमेशा ही हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो pollens were sprinkled on the stigma of the female flower of the plant. The aileron layer of the resultant seed will contain, देखो एल्यूरॉन लेयर की अगर मैं बात करूं ना तो वो होता है 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, एल्यूरॉन लेयर ट्रिप्लॉइड है। तो अगर 12 क्रोमोसोम हैप्लॉइड है तो हमको सिर्फ 3 × 12 करना है, तो 12 थीटा क्या हो जाएगा, 36। आंसर इज 36। तो आपको हर एक टाइप ऑफ सेल की प्लॉइडी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज पिछले साल के एक पीवाईक्यू में भी पूछी गई है, 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार कौन 3n है, कौन 2n है, कौन n है, ठीक। आओ चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन चैप्टर से। आओ देखते हैं। Kidneys are the important organ of excretion in higher organisms like humans. Okay. Apart from excretion, they produce hormones to regulate few body functions. Which of the following sequence is correct regarding the regulation of blood pressure? Blood pressure की regulation के लिए कौन सी चीज सही है, वो ये पूछ रहा है। आओ देखते हैं। वो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर ब्लड ग्रुप डिक्रीज कर जाता है, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो किडनी रेनिन प्रोड्यूस करना शुरू करती है। बिल्कुल सही बात है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वैसे एंजियोटेंसिन 1 और 2 दोनों में ही कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्ट करती है आर्टेरियोल्स को, बिल्कुल सही बात है, आर्टेरियोल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करती है, वासोकंस्ट्रिक्टर होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। भाई ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया यार, यही तो रास मैकेनिज्म है, यही तो रास मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। ये रास मैकेनिज्म का एक सब पार्ट है और इससे भी पिछले साल एक क्वेश्चन आया है 2025 में। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितनी भी साइकिल्स, जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे पता होने चाहिए। तो इसका ए आंसर हो गया। और ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं।
ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो किडनी रेनिन प्रोड्यूस करती है? नहीं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने पे किडनी रेनिन प्रोड्यूस करती है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने पे किडनी एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस करेगी? नो, किडनी रेनिन प्रोड्यूस करेगी। एंजियोटेंसिनोजन कंस्ट्रिक्ट्स आर्टेरियोल्स, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, किडनी प्रोड्यूस रेनिन, तो किडनी बाद में रेनिन थोड़ी प्रोड्यूस करती है, किडनी तो सबसे पहले ही रेनिन प्रोड्यूस करती है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जितने बच्चों को ये आता है उतने के लिए तो वेल एंड गुड है भाई, लेकिन जितने बच्चों को ये चीज नहीं आती है वो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखें। ठीक, आ जाओ। कह रहा है विच ऑर्गेनल्स वेसिकल फ्यूज टू क्रिएट अ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड व्हाट इज द मेन पॉलीसेकेराइड डिपॉजिट। तो आप लोगों को पता है कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूक्लियर डिवीजन होती है। जब भी सेल डिवीजन की बात होती है तो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। तो जब भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की बात आती है तो एनिमल्स में तो माइक्रोफिलामेंट सेल फरो बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स में सेल प्लेट बनती है जो कि गोल्जियन वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन होती है, और ये मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट को डिपॉजिट करती हैं। तो भाई ये गोल्जी अपैरेटस की मॉडिफिकेशन है और ये पेक्टेट यानी कि पेक्टिन को डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, और ये कौन सा होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ओके भाई, चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर देयर इन द डॉटर सेल्स दैट डेवलप फ्रॉम मियोसिस 2 एट द मेटाफेज if a somatic cell has 46 chromosome in the beginning of interphase। देखो यार, अगर एक सोमैटिक सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं इंटरफेज के बिगिनिंग पर, यानी कि G1 फेज पर अगर किसी में 46 क्रोमोसोम्स है 2n, ठीक, तो मुझसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, तो कितनी क्रोमैटिड होंगी मेरे पास मियोसिस 2 के मेटाफेज पर, मतलब कि मेटाफेज 2 की ये बात कर रहा है। ठीक, आ जाओ। तो G1 के बाद S बनता है, S में भी मेरा क्रोमोसोम नंबर उतना रहता है, G2 में भी मेरा क्रोमोसोम नंबर उतना रहता है, मियोसिस 1 के बाद मेरा क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, और मियोसिस 2 के टाइम पर जो मेटाफेज है उसमें भी मेरा क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, क्योंकि जो मेरा सेल है उसमें जो क्रोमोसोम्स है अभी वो स्प्लिट नहीं हुए हैं, ऐसे ही प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर? ये अगली फेज में डिवाइड होंगे या स्प्लिट होंगे। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा, ये तो क्रोमोसोम्स की बात हो गई। अब मैं डीएनए की बात करता हूं, और जितना डीएनए होगा उतने ही क्रोमैटिड्स भी पाए जाते हैं। ठीक भाई, क्लियर? अब देखो जरा, जीवन में क्रोमोसोम्स जितने हैं उतने ही क्रोमैटिड्स भी है, उतना ही डीएनए भी है, लेकिन एस में क्रोमैटिड्स का नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, अगर वो डीएनए पूछे या क्रोमैटिड पूछे, दोनों में सेम अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्रोमैटिड का नंबर डबल, G2 में भी क्रोमैटिड का नंबर डबल, M1 में क्रोमैटिड का नंबर आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46, और M2 में भी अभी ये कितना रहेगा? 46। तो अगर एक से जो दो से जो 4 सेल बनेंगे उनमें से एक एक सेल का पूछा हुआ है, तो फिर मेटाफेज 2 में इसमें 46 क्रोमैटिड्स रहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर? ये इसका आंसर हो जाएगा। चला जाए आगे, आओ चलते हैं आगे। नेक्स्ट, a fungal species reproduce asexually using conidia and has septate hypha, it is most likely to be। तो तुम्हें पता है, या शायद हो सकता है फैक्चुअल चैप्टर से ये क्वेश्चन है तो तुम्हें शायद ना भी पता हो, मैं ये बताता हूं तुमको। हमारे पास फंगस में 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 फाइलम्स होते हैं भाई। हमारे पास है पाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स, जिनमें से कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना और सेप्टेट हाइफा होना, ये सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसीट्स या एस्कोमाइकोटा में देखा जाता है। ठीक है, जाइगोमाइकोटा में हो सकता है कोनिडिया हो सकता है कोनिडिया ना हो, लेकिन सेप्टेट हाइफा तो नहीं होगा, ये सेप्टेट हाइफा होगा। ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स की अगर मैं बात करता हूं, बेसिडियोमाइसीट्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें कोनिडिया कभी भी नहीं पाई जाएगी, उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, कोनिडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये तो तुम्हारा सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तो तुम्हें देखना ही नहीं है। हो सकता है आईआईटी, नेस्ट या नीट कुछ आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन में डाल दे, पर उससे तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बस सही ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि रीसेंट स्टडीज सजेस्ट क्लोरोप्लास्ट एवोल्यूशन इन ग्रीन एल्गी। ओके,
शेयर्स एंसेस्ट्री विद लैंड प्लांट्स, विच फीचर ऑफ क्लोरोफाइसेट बेस्ट सपोर्ट्स द एवोल्यूशनरी लिंक। देखो जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, जिनको मैं क्लोरोफाइसे कहता हूं, और जो मॉडर्न डे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनमें दोनों में ही क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है, और उन दोनों में ही स्टोरेज बॉडी जो है, जो स्टार्च को स्टोर करती है, उसको मैं पायरनॉइड बॉडी बोल सकता हूं। वैसे पायरनॉइड बॉडी एल्गी में पाई जाती है, लेकिन अभी भी जो हायर प्लांट्स हैं उनमें स्टोरेज किस केमिकल की होती है, या शुगर की स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में होती है। हालांकि उनमें पायरनॉइड बॉडी नहीं पाई जाती है, बट स्टिल इसमें भी स्टार्च स्टोर हो रहा है, इसमें भी स्टार्च स्टोर हो रहा है, इसमें क्लोरोफिल ए बी है, इसमें भी क्लोरोफिल ए बी है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल ए बी का होना क्लोरोप्लास्ट में, और स्टार्च स्टोर हो रहा है इसमें पायरनॉइड्स में। ठीक है, तो ये इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेनली ये आंसर डिटरमाइन हो जाता है इससे, पिगमेंट से, क्लोरोफिल ए बी का होना। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगेन सेम चैप्टर से क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये ग्रुप दिया हुआ है। तो वो पूछा है क्लेमाइडोमोनास कौन से फाइलम या कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट्स में आता है। तो हमें पता है क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, साइकस क्या है, ये एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक, सेलाजिनेला क्या है, ये एक टेरिडोफाइट है, और स्फेग्नम क्या है, एक मॉस है। तो इससे तुम्हारा आंसर आता है। तो ये हाईली फैक्चुअल, ये फैक्चुअल टॉपिक है, ये फैक्चुअल टॉपिक है, ये फैक्चुअल टॉपिक है। तो आपको अपना अगर 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको फैक्ट्स रटे होने चाहिए। ठीक है, मैं पीसीएम स्टूडेंट्स को ये चीज बोल तो नहीं सकता हूं कि भाई आपको फैक्ट सारे के सारे रटने हैं, लेकिन अगर उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसी भी बच्चे को अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको फैक्ट्स अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं भाई, ए का 3 हो गया, ए का 3, ए का 3, तो ये दोनों तो गए। बी का 4, बी का 4 इसमें है, तो ए आंसर हो गया भाई साहब, है ना। बी का 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ए आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। कह रहा है कि म्यूटेशन, अ म्यूटेशन रेंडर्स कॉम्प्लेक्स 1 in plant mitochondria completely non-functional. Which of the following outcomes would be the most accurate in describing the potential impact on oxidative phosphorylation considering the plant mitochondrial components? Okay, कह रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन कराने से मुझे क्या मिलती है? एनर्जी। और एनर्जी मुझे किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। पर ये जो एनर्जी मुझे मिलती है ना, ये मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है, और उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे 5 कॉम्प्लेक्सेस लगते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं कहता हूं NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज। और दूसरा इसी की तरह FADH डिहाइड्रोजनेज है, या FADH2 डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स 1 खराब हो गया है तो फिर एटीपी कैसे बनेगी, या फिर कॉम्प्लेक्स 1 खराब हो गया तो फिर आगे क्या होगा? अब एटीपी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्या होगा? तो मुझे पता है अगर ये खराब हो गया है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एटीपी तो बनेगी कुछ ना कुछ अमाउंट में, एटीपी यहां पे बनती है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो बनेगी, अगर यहां से नहीं बन रही है तो यहां से बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ऑप्शन से जज करते हैं आंसर। आओ देखते हैं भाई, कह रहा है कि कंप्लीट अरेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस ड्यू टू इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज NADH। नो भाई, कंप्लीट नहीं अरेस्ट होगा, ये वाला तो चलता रहेगा ना, ये तो गलत हो गया। पार्शियल कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ऑल्टरनेटिव NADH डिहाइड्रोजनेज बट विद रिड्यूस्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स एंड एटीपी यील्ड। ये बात सही हो सकती है, ये सही हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल कंपनसेशन बाय कॉम्प्लेक्स 2 लीडिंग टू अनचेंज प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि इसका जो भी हर्जाना है वो पूरा का पूरा ये भुगत देगा, मतलब ये डबल प्रोडक्शन करने लग जाएगा। ये बात सही नहीं है भाई, टोटल कंपनसेशन तो नहीं कर पाएगा ये। जितने FADH है उसको तो ये डिहाइड्रोजनेट कर लेगा, उससे तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, लेकिन NADH को ये डिहाइड्रोजनेट नहीं कर सकता है। तो ये हालांकि बेटर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसने टोटल कंपनसेशन बोल दिया, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, इमीडिएट स्विच टू फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नो 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 नो, नहीं, गलत है। ठीक,
ये भी गलत है। तो सबसे करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है ऑप्शन बी, कि भाई एक NADH डिहाइड्रोजनेस खराब हो गई है तो कोई दूसरा अल्टरनेट NADH डिहाइड्रोजनेस ढूंढ लूंगा मैं, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये ज्यादा सही है। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कि ये 3 ऑप्शन गलत ही निकल गए, तुम्हें ये समझ आया, तुम्हें ये नहीं पता कि सही ऑप्शन क्या है, पर तुम्हें ये पता है कि बाकी 3 गलत है, तो अपने आप चौथा सही हो जाता है ना, इसलिए ये सही है। चलो भाई नेक्स्ट, क्या रहा है, कोल्चिसिन ड्रग is known to interfere with the tubulin formation by binding to it. Okay, which what will be the effect of this drug on incubating cells in it? बोल रहा है कि अगर एक सेल है उसकी सेल डिवीजन होती है, मैं उसमें कोल्चिसिन डाल देता हूं तो उसकी सेल डिवीजन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो ट्यूबुलिन फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। और तुम्हें पता है कि ट्यूबुलिन फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में ट्यूबुलिन इन्वॉल्व होती है। तो जहां स्पिंडल फाइबर की जरूरत है वो नहीं फॉर्म हो पाएगा, इसीलिए सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। द सेल विल बी अरेस्टेड एट द मेटाफेज बट सेल डिवीजन विल हैपन। नो, अगर सेल अरेस्ट हो जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी, ये तो गलत हो गया। द सेल विल बी अरेस्टेड एट एनाफेज। नो, स्पिंडल फाइबर सबसे पहले जरूरी मेटाफेज में होता है, उसके बाद एनाफेज आएगा। द सेल विल बी अरेस्टेड एट मेटाफेज एंड सेल डिवीजन विल नॉट हैपन। ये बात सही है, सेल डिवीजन भी नहीं होगी और वो मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की तरह दिख रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट इसका सही है। द सेल विल बी अरेस्टेड एट एनाफेज। नो, तो आंसर इज सी हियर। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है स्पर्म हैव सेवरल कंपोनेंट्स, द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इज टू। भाई हमें पता है कि स्पर्म ऐसा दिखता है, ठीक है, और स्पर्म का जो हेड है इसके ऊपर ही वाले पार्ट को मैं एक्रोसोम कहता हूं। ठीक है, ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये एग की मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कि इट प्रोड्यूसेस बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल। नो। प्रोपेल द स्पर्म एज द स्विम थ्रू द फ्लूइड। नो, प्रोपेल तो नहीं करता है। रिलीज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ओवा यानी कि एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं। यही इसका सबसे सही आंसर भी है। चलो नेक्स्ट, आप अगला क्वेश्चन देखो। क्या रहा है, द एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है भाई, कि भाई मेरे और मेरे फादर या मेरी मदर या मेरी बहन, मेरे भाई जो है, उनको और मुझको अगर कंपेयर किया जाए तो पता चल जाएगा कि हम भाई बहन हैं या हम बाप बेटे हैं या माँ बेटे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर के जो केमिकल्स हैं वैसे ही उनके अंदर के भी हैं। ठीक है, ऐसे ही एवोल्यूशनरी भी हम लोग चेक करते हैं, या एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री भी चेक करते हैं। अच्छा देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोटीन्स लाइक हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये तीनों प्रोटीन जो है, लेग हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये सब बहुत सिमिलर प्रोटीन्स हैं, बट ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूं। तो मुझे पता है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन अलग अलग है तो ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल होता है। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, तो वो होमोलॉजी होता है। और होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को पॉइंट करता है, इसीलिए ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर। इसका उल्टा हो जाए तो वो एनालॉजी होता है, कि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है तो वो एनालॉजी हो जाता है। और एनालॉजी जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ पॉइंट करता है, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक भाई, ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर को रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। ठीक है, इसको थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है। अब देखो मेरी बात सुनना, मेरी एक बात सुनना, वो ये है कि इतना आसान क्वेश्चन मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं। मैं तो तुम्हें टफ टफ भी पढ़ा सकता था, है ना। इतना आसान क्वेश्चन मैं क्यों तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 15 में से 10 क्वेश्चन आईआईटी वाले भी आसान ही पूछते हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है, हार्मोन पे नहीं लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पूछा था। इसीलिए मैं ये बार बार बताना चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब रट लो अच्छे से। ठीक है, ये ना हो कि फैक्ट आ गया और तुमने रटा ही नहीं है और तुमने
छोड़ के आ गए 15 में से, ठीक है। 5 सेकंड में आंसर दिलाता है, 5 सेकंड में 4 नंबर दिलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है 1000 मोथ्स की, 1000 मोथ्स की, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही वाली कहानी है मोथ्स वाली। 200 पेपर्ड मोथ यानी कि 200 काले वाले मोथ्स थे और 800 व्हाइट वाले थे, ठीक है। 1000 में से पहले 200 ब्लैक वाले थे और 800 व्हाइट वाले थे, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच आउट ऑफ 800 मोथ, 800 मोथ्स में से 500, 800 में से 500 काले वाले थे यानी कि ब्लैक वाले थे और 300 व्हाइट वाले थे। मतलब कि पहले ब्लैक वाले कम थे, अब ब्लैक वाले ज्यादा हैं। पहले ये ज्यादा थे, अब ये कम हो गए। यानी कि जो मोथ की पॉपुलेशन है वो व्हाइट टू ब्लैक की तरफ शिफ्ट कर रही है, मतलब कि व्हाइट से ब्लैक की डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है। तो ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन वाज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड? बताओ भाई, कैसा सिलेक्शन हो रहा था बिफोर और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड? देखो, बिफोर में व्हाइट वाले ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, टू बी व्हाइट, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन वाज हैपनिंग? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट वाले सिलेक्ट थे, तो विद टाइम व्हाइट वाले ही ज्यादा पाए जा रहे थे, तो व्हाइट वाले स्टेबलाइज थे। तो मतलब कि पहले स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है, पहले स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा था और अब डायरेक्शनल सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो हमें एक बात और जान के रखनी है, देखो क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मैं भी इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया हूं, तो मेरे लिए भी ये क्वेश्चंस नए हैं, ठीक। तो बिल्कुल जैसा तुम लोग एग्जाम में पेपर सॉल्व करोगे वैसे ही सिमिलरली मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, बनवाए भी हैं, बट इन क्वेश्चंस को तुम जिस प्रकार से सॉल्व करोगे एग्जाम में वैसे ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में ये सिस्टम चल क्या रहा है। तो पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे, यानी कि पहले ये व्हाइट वाले की डायरेक्शन में जा रहे थे, पहले ये व्हाइट वाले की डायरेक्शन में जाते हैं और अब ये ब्लैक वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले, यानी कि यहां भी तो डायरेक्शनल ही हो जाएगा ना भाई, यहां भी डायरेक्शनल ही हो जाएगा। और अब ये ब्लैक वाले की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि ये भी डायरेक्शनल ही हो जाएगा। तो यानी कि या तो स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल लिखा होता है ना, और या फिर डायरेक्शनल डायरेक्शन लिखा हो तो भी सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर एज पर द ऑप्शन वो है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो भाई बायोमोलिक्यूल से है। इनुलिन काहे का पॉलीमर है? फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है। एनी ऑप्शन? फ्रुक्टोज का पॉलीमर हो गया, बाकी सब चले गए। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, लेकिन ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल में भी तो एक कार्बन होता है, तो इसमें 15 हो जाएंगे, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता करना है तो एच एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन होते हैं और ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो 20 नंबर ऑफ कार्बन्स किसमें है? अराकिडोनिक एसिड में है, ठीक। ये है डी इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैच द फॉलोइंग, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, पाल्मिटिक एसिड। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते कौन है एक्चुअली में बाय डेफिनेशन? जिनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सब सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो विदाउट डबल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मैच हो रहा है तुम्हारा विदाउट डबल बॉन्ड वाले से। पेप्टाइड्स क्या है? ये बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड को लिंक कर रहे हैं। कोएंजाइम्स क्या है? कोएंजाइम्स ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन से ट्रांजिएंटली बाइंड करता है, ठीक है। तो असेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। और मोनोसेक्राइड क्या है? ये सिंपल शुगर्स है जैसे कि ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर है जैसे कि ग्लूकोज। बस तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 का हो गया 3, है ना, ए का हो गया 3, ए का 3, ए का 3, तो ये तो गया। बी का क्या हो गया है? 4, बी का हो गया है 4, तो ये भी कट गया। तो ए ही आंसर तुम्हारा सही बचा है, ए सही बचा है, ठीक है। नेक्स्ट।
अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला कह रहा है एक एंजाइम है वो कैटलाइज कर रहा है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट्स। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इनहिबिटर द एंजाइम शोज अ Km ऑफ 5 मिली मोल। ठीक है, देखो इनहिबिटर की एब्सेंस में Km वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 यूनिट, कुछ 5 यूनिट बोल दो। ठीक है, तो अभी इनहिबिटर नहीं है, एब्सेंट है। और Vmax कितना है इसमें, 100। Vmax कितना है, 100। ठीक है, व्हेन अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज एडेड द अपरेंट Km इंक्रीजेस। कह रहा है कि अब जब इनहिबिटर प्रेजेंट है, अब जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो Km की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। तो Km की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी और Vmax जो है वो उतना उतना ही है। Vmax अभी भी 100 ही है। तो Vmax कांस्टेंट है, Km बढ़ गया है। ऐसा इनहिबिटर पता है कौन सा इनहिबिटर होता है, ऐसा इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है और वो एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। कोई ऑप्शन कह रहा है द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट रिक्वायरिंग मोर सबस्ट्रेट टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। Km मतलब क्या होता है, Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच यू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ ले। ओके, ठीक है, हालांकि इस पे क्वेश्चन आईआईटी वालों ने 2017 में ही दिया है, 2017-18 के टाइम में ही दिया है, बट हो सकता है पूछ ले। ठीक है, और नेक्स्ट में तो ये काफी पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी नीट दोनों में ही बहुत कॉमनली आता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। तो ड्रग्स का एग्जांपल क्या होगा बताओ भाई, ड्रग्स का एग्जांपल हमारे पास होगा विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। ठीक, ओके, टॉक्सिन्स एब्रिनराइसिन्स होते हैं, एब्रिनराइसिन्स आर टॉक्सिन, लेक्टिन, कॉनकैलावेनिल ए, और एल्कालॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन आ जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन आ जाते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स, तो पी मैच हो रहा है किसके साथ, पी मैच हो रहा है 3 के साथ, पी मैच हो रहा है 3 के साथ, पी मैच हो रहा है 3 के साथ, ये कट रहा है। ठीक है, क्यू मैच हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। तो भाई सी आंसर होगा तुम्हारा, है ना, सी आंसर होगा तुम्हारा। ओके, सी इज द आंसर। ठीक भाई, चलते आगे नेक्स्ट। अगेन कह रहा है कि एक्स और वाई क्या है, हमें पता है कि किसी भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को कराने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कराने के लिए पहले मुझे उस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करना होता है बाय गिविंग देम एक्टिवेशन एनर्जी। और जब तुम उसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हो तो विदाउट एंजाइम तुम्हें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, बट विद एंजाइम कम देनी पड़ती है। तो y इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड x इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया, x क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, नो, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और ये है y है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो बी आंसर हो गया इसका, बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये जो ग्राफ है ये केमिस्ट्री में भी आता है तो इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई मैच करना है, कौन सी चीज क्या है, मैच तो नहीं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू एंजाइम। तो 1 और 2 हमको मिल गया, तो बाकी सब तो चले गए, बाकी सब तो ऐसे ही चले गए, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, लूजली बाउंड हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज, पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज एंजाइम जो होती हैं उसमें जो तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हेम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, इसीलिए ए तुम्हारा आंसर बन रहा है। ओके, इजी, चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। अब देखो कुछ पीवाईक्यूज भी हैं अपने पास, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी में मैंने कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे हैं, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज देखे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, जैसे इस टाइप का कॉन्सेप्ट, प्लांट रिप्रोडक्शन से बार बार वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है। ठीक है, हम नीचे से देखते हैं, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव्स इन फीमेल, ओनली वन, है ना। तो मियोसिस के बाद क्या बनता है भाई, मेगास्पोर, मदर सेल की मियोसिस के बाद बनते हैं मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं, एक ही एक्टिव रहता है, इसको मैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहता हूं। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल एंड फीमेल, बिल्कुल सही बात है यार, क्रॉसिंग और तो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है।
द फोर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट, इट मे बी डिफरेंट, इट मे बी सेम, ठीक है। अगर उसने डिफरेंट लिख दिया तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, मेंडल के लॉज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो गैमीट्स हैं, ठीक है, या फिर जो मेगास्पोर बनेंगे उसमें एक में कैपिटल टी जा सकता है, एक में स्मॉल टी जा सकता है अगर वो हेटेरोजाइगस है। और अगर मान लो कैपिटल टी है तो दोनों में ही कैपिटल टी ही जाएंगे, ठीक है। तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है भाई काफी हद तक। द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 आर हैप्लॉइड गैमेट्स, नो, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 आर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। मेल्स में पॉलन ग्रेन बनते हैं मियोसिस के बाद, और फीमेल्स में मेगास्पोर्स यानी कि एम्ब्रॉयस एग बनता है, ठीक है। वो भी फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है, गैमीट नहीं होता है। गैमीट तो गैमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस से बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, उन्होंने मुझसे इनकरेक्ट ही पूछा था, इसीलिए ए ऑप्शन मेरा सबसे इनकरेक्ट है, इसीलिए वो करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये पीसीआर पे क्वेश्चन है। कई बार पीसीआर पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू ही है वैसे। कह रहा है पीसीआर को यूज किया है टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब वो बोल रहा है कि अगर 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपी ऑफ बनती है, 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए बनता है, तो 20 साइकिल पर कितना कॉपी ऑफ डीएनए बनेगा? तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, n इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 टू द पावर n, ठीक। अगर मुझे एन नॉट निकालना है, इसने मुझे इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं दिया है, तो मैं एन नॉट निकाल लेता हूं। एन नॉट कितना हो जाएगा? n अपॉन 2 टू द पावर n। और n क्या है भाई? 1 बिलियन। 1 बिलियन पता है कितना होता है? 10 टू द पावर 9। और 2 टू द पावर n कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 30 हो जाएगा। ये एन नॉट की वैल्यू है। अब तुमसे वो पूछ रहा है कि 20 साइकिल के बाद कितना होगा, तो लगाओ एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर 30 इंटू 2 टू द पावर 20, ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 अपॉन 2 टू द पावर 10। ये आता है 1024। इसको तुम क्या कर सकते हो? अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 1024 को 10 टू द पावर 3 में, और ये 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। और 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है। तो ये 1 मिलियन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन, ठीक। ऐसे इसका आंसर आता है। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पीसीआर पे बार बार उसने क्वेश्चन पूछे, जैसे कुछ कुछ टाइम पे वो आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पीसीआर के स्टेप्स बताओ। कुछ कुछ टाइम पे वो पूछ लेता है कि भाई पीसीआर में कौन सी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लगती है, वो कौन से बैक्टीरिया से बनती है, ठीक है। क्या क्या टेम्परेचर्स रखते हैं हम लोग पीसीआर के डिफरेंट स्टेप पे, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन पे, 94 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। कई बार आईआईटी नेस्ट दोनों में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके भाई, चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज जेनेटिक डाइवर्सिटी को बताती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज। जैसे ह्यूमंस के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। हम ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियंस सारे के सारे हैं हम लोग, है ना। बट हम एक ही स्पीसीज है, तो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो ये कह रहा है वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिसर्पिन प्रोड्यूस्ड बाय रोवोल्फिया वोमिटोरिया। यही इसका आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक स्पीसीज यानी कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक स्पीसीज ऑफ प्लांट है, उसके अंदर की वेरिएशन बता रहा है कि बहुत सारे अलग अलग रोवोल्फिया वोमिटोरिया की वैरायटी है, जिसमें अलग अलग प्रकार की रिसर्पिन केमिकल निकलता है, जिनकी पोटेंसी अलग अलग होती है। तो यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हायर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन इन वेस्टर्न घाट्स देन ईस्टर्न घाट, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेटर वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन इंडिया देन स्कैंडिनेविया, हाँ स्कैंडिनेविया, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, इस ये इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इकोलॉजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ इंडिविजुअल में स्नीजिंग शुरू हो जाती है, यानी कि खांसी, छींक आना शुरू हो जाती है। पॉलन कंसंट्रेशन, अगर पॉलन कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होते हैं तो ये इसमें कौन से टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो ये स्नीजिंग या वीजिंग कॉज करती है। तो हमें पता है कि भाई पॉलन एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के टाइम पे हमेशा ही एंटीबॉडी IgE प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या है? IgE, ठीक है। अगर वो पूछता है कि बॉडी फ्लूइड्स में कौन सा
IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो आंसर होगा IgA। अगर वो पूछता है कोलेस्ट्रम ऑफ मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो आंसर होगा IgA। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है IG, वो है IgG। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा IG कौन सा है, वो है IgM। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई नेफ्रॉन है, इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पे कैसी है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से केमिकल्स की एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, कौन कौन से की पैसिव एब्जॉर्प्शन है। तो मुझे ये पता है कि NaCl Na+ होता है, सोडियम पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये तो एक्टिव होता है। वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, तो ये तो पैसिव हो गया। ठीक है, और ये भी अनचार्ज्ड है, तो ये भी पैसिव हो गया भाई साहब। ये चार्ज है, तो ये भी एक्टिव से ही जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव एक्टिव, पैसिव पैसिव हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, एक्टिव एक्टिव, पैसिव पैसिव। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कि आपने पानी लिया एक पॉन्ड से, तालाब से। अब उसने बताया कि तुमने केमिकल एनालिसिस परफॉर्म किया है वाटर का, और तुमको ये पता चला कि इस वाटर में सिलिका का कंटेंट बहुत हाई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस रिजल्ट। क्या कंक्लूजन नहीं हो सकता है इस रिजल्ट से। देखो, द पॉन्ड मस्ट हैव वेल एस्टैब्लिश्ड फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स लाइक फिश। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिलिका डिपोजिशन जो है वो क्राइसोफाइट्स सिलिका डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, और क्राइसोफाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में मेनली, बट इसमें पॉन्ड लिखा हुआ तो हम पॉन्ड में मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो गया। द पॉन्ड इज हाई इन क्राइसोफाइट, ये भी सही बात है। ठीक है, क्राइसोफाइट ही सिलिका की डिपोजिशन शो करते हैं। द रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स इन हेयर मस्ट मेक द पॉन्ड अपीयर रेड। नहीं, ऐसा तो नहीं है, और मस्ट जहां भी आता है वो तो आंसर ज्यादातर गलत ही होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। द प्रेजेंस ऑफ डायटम्स इज हाईली लाइकली, तो क्राइसोफाइट्स का एक एग्जांपल होता है डायटम्स। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर गलत कौन सा है, आंसर गलत है सी, और उसने हमसे गलत ही पूछा है, उसने हमसे गलत ही पूछा है। ओके भाई, ठीक, चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि भाई मेरे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एक पॉपुलेशन में स्प्रेड करता है, और वो पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल्स की है। ठीक है, कितने इंडिविजुअल की है, 1000 इंडिविजुअल की है भाई। अब वो कह रहा है इनमें से 1000 इंडिविजुअल जो है, मतलब इन 1000 इंडिविजुअल से 800 इंडिविजुअल जो है उनमें कैपिटल ए है। ठीक है भाई, 800 इंडिविजुअल जो है उनमें कैपिटल ए है, और 185 में कैपिटल ए स्मॉल ए है, और 15 में क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ दिस जीन पूल वुड हैव बीन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, देन अगर ये जीन पूल हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। आओ देखते हैं भाई। कह रहा है कि आइडियली द इंडिविजुअल कैरिंग कैपिटल ए जीनोटाइप वुड हैव बीन 96 इंडिविजुअल। कैसे भाई, कैपिटल ए कितने लोगों में है, 96 इंडिविजुअल में है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। 800 लोगों में अगर कैपिटल ए है तो मतलब कि कैपिटल ए का जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो 800 ही हो जाएगी, है ना। 800 बाय 1000, यानी ये 0.8 इंडिविजुअल, एक में से 0.8 फ्रीक्वेंसी है भाई कैपिटल ए की। ये तो गलत हो गया यार, बिल्कुल सरासर। ठीक है, नेक्स्ट। द आइडियल जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल ए वुड हैव बीन 15। नो, स्मॉल ए की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये भी गलत हो गया यार। द डेविएशन ऑफ जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम आइडियल फ्रीक्वेंसी कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। अब तुम्हें यह पता है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत सारे केसेस में फॉलो नहीं होता है, तो एक नॉर्मल पॉपुलेशन में जनरली नहीं फॉलो होता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन में ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक पॉपुलेशन के जीन पूल को चेंज कर सकती हैं। ठीक है,
मतलब जैसे यहाँ पे 800, 185 और 15 है, उसको चेंज कर सकती है। जैसे म्यूटेशन चेंज कर सकती है, रिकॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है, ठीक है, जीन माइग्रेशन, या हम बोल सकते हैं, हाँ जीन माइग्रेशन बोल सकते हैं, वो भी चेंज कर सकता है, ठीक है। हम नेचुरल सिलेक्शन चेंज कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज कर सकता है, या नॉन रैंडम मेटिंग भी जीन पूल को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो उसको चेंज कौन कर सकता है? लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, ठीक है, ये बात एकदम सही है, ठीक। द नंबर ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, नो। अगर एक पॉपुलेशन में ये 5 चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई वो आ जाएंगी तो फिर पॉपुलेशन का जीन पूल कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक भाई, क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, इससे आईआईटी हर साल एक नया क्वेश्चन पूछता है यार, ठीक है। 2025 में ये वाला पूछा था, 24 में एक और पूछा, 24 में तो पीसीआर पे भी पूछ लिया था, ठीक है, और 23 में भी पूछा था, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की दो कट साइट्स हैं, ठीक है, और मैंने उसको पहले एक से कट किया है, फिर मैंने उसको दूसरे से कट किया है, फिर मैंने उसको दोनों से एक साथ कट कर दिया है, ठीक है, और मुझे इतने इतने केबी के बैंड्स मिल रहे हैं। तो मेरा जो प्लाज्मिड है उसने बताया हुआ है कि मेरा प्लाज्मिड कितने केबी का है भाई, 10 केबी का है। अगर मैं 10 केबी को x से काटता हूं तो मुझे 5 केबी का एक फ्रैगमेंट मिल रहा है, यानी कि 10 के 5 के 2 मिले होंगे एक्चुअली में, 5 के एक 5 का और दूसरा 5 का मिला होगा, तभी तो टोटल 10 होगा। y में भी वो बोल रहा है कि मुझे 5 का एक मिला है, ठीक है, y से कट किया तो भी उसको वही मिल रहे हैं, 5 के 2 फ्रैगमेंट मिले होंगे, लेकिन 5 के 2 हैं तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तो एक ही साथ दिखेंगे ना, तो बैंड हमें एक ही दिखेगा, बट एक्चुअली में वो 2 होंगे क्योंकि 5 के हैं वो। फिर जब उसने दोनों से काटा तो उसको 3 और 2 केबी के मिल रहे हैं, मतलब कि इसके जो 5 हैं उसके बीच में कहीं पे y की कट साइट है, और जो y की कट साइट है उसके कहीं बीच में x की कट साइट है, ठीक है। तो यही हमें इन चारों ऑप्शन से जज करना है और आंसर आना है। जैसे अगर तुम इसको देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूं आंसर पे, कैसे आता है, ये कह रहा है कि x और y इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 9000 से 10000, 10000 से 1000, तो 2 केबी की है। 1 से 4 3 केबी हो गया, 4 से 6 2 केबी हो गया, 6 से 9 3 केबी हो गया, तो 3 के 2 मिल गए, 2 के 2 मिल गए, तो टेक्निकली मुझे 3 का और 2 का ही फ्रैगमेंट मिला है। तो यही तो ये भी कह रहा है कि मुझे एक 3 का मिल रहा है और एक 2 का मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन सबसे सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन तुम देखोगे तुमको कुछ कुछ सही लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो सारी चीजें नहीं केटर कर रहे हैं। जैसे इससे तुम अगर सिर्फ x से कराओगे ना, यहां x है और यहां x है, तो यहां से यहां मूव करने पे भी 5 का मिल रहा है, यहां से यहां मूव करने पे भी 5 का मिल रहा है। सिमिलरली y का यहां से यहां मूव करने पे 5 मिल रहा है, यहां से यहां मूव करने पे भी 5 मिल रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन में एक ना एक चीज मिस हो रही है, ठीक है। इसीलिए ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें चारों ऑप्शन जज करने होते हैं, चारों ऑप्शन से ही आंसर आता है बेसिकली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई कि how does a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle compare with respect to the number of chromosomes and the amount of DNA with a gamete of the same species? ठीक है, वो कह रहा है कि एक सोमैटिक सेल है जिसने अपनी एस फेज को अभी अभी कंप्लीट किया है। देखो G1 फेज होता है, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। ओके, तो एस फेज जब कंप्लीट कर लेता है ना सेल, जैसे मान लो पहले 2n क्रोमोसोम थे और डीएनए कितना था, मान लो 2x था, तो एस फेज कंप्लीट करने के बाद क्रोमोसोम तो 2n ही रह जाते हैं, लेकिन डीएनए 4x हो जाता है। तो एस फेज कंप्लीट करने के बाद मेरा ये कंपोजिशन होता है क्रोमोसोम का और डीएनए का। बट जब वो मियोसिस 1 मियोसिस 2 कर लेता है तो उसका जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो भी आधा हो जाता है, ठीक है, और जो ये जो डीएनए का अमाउंट था ये तो 1/4 हो जाता है। तो अगर ये 4x था ना तो ये x ही बचता है यहां पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ होता है और डीएनए का अमाउंट 1/4 हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू एस फेज के बाद वाला। अगर वो G1 से पूछता तो डीएनए का अमाउंट कितना होता, हाफ होता, लेकिन अब 1/4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है।
Okay. So how does a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle compared to the chromosome with a gamete? ठीक है, तो S phase के बाद जो होता है उसमें डबल द क्रोमोसोम है, तो it has twice the number of chromosomes and twice the amount of DNA. No, 4 times the amount of DNA यार. It has twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA. ये सही हो जाएगा भाई, है ना, ये सही हो जाएगा आंसर. ठीक भाई, चलते हैं नेक्स्ट. आओ, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है. कह रहा है कि यू हैव लेबल्ड डीएनए इन अ बैक्टीरियम बाय फ्लोइंग सेल्स इन अ मीडियम कंटेनिंग N14. ठीक है, N14 में मैंने अपना डीएनए ग्रो किया है. अच्छा, इधर N14 और N15, या तो मैं N14 पे ग्रो कर रहा हूं या तो मैं N15 पे ग्रो कर रहा हूं. ओके, ठीक है. Furthermore, you have isolated pure DNA from this organism and subjected to the cesium chloride density gradient centrifugation, leading to separation of N14 and N15 forms of DNA to different locations in the centrifuge tube. ठीक है, अभी तक इसने ज्यादा मुझे कुछ बोला नहीं है. ठीक है, अब बोल रहा है in the next experiment bacteria were regrown first in a medium containing N15. कह रहा है कि मेरा जो बैक्टीरिया था उसको मैंने N15 मीडियम पे ग्रो किया है. ठीक है, देखो N15 पे ग्रो किया है, तो मेरा डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो 15 के हो जाएंगे. अच्छा, ओके, मेरा डीएनए पूरा हैवी हो चुका है अब. देन दो सेल्स वर ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली N14. अब इस डीएनए को मैं अगली जनरेशन ग्रो करा रहा हूं N14 पर, एंड अलाउड द सेल्स टू डिवाइड फॉर 1 जनरेशन. अब सेल्स को मैं एक जनरेशन पे ग्रो कराऊंगा. ठीक है, तो अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो 15 के साथ 14 लगता है, 15 के साथ 14 लगता है, तो मेरे पास दो डीएनए आते हैं 14-15 और 14-15 पे. ठीक है, मतलब ये हैवी था और ये हाइब्रिड डीएनए आ जाते हैं. अब ऑप्शन में या क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और सेंट्रीफ्यूज करने में पता चला कि हाइब्रिड डीएनए बैंड ऑब्जर्व हो रहे हैं. ठीक है, ओके, हाइब्रिड डीएनए बैंड ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या पता चल रहा है? इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हें पता चल रहा है कि जब तुम्हारा हैवी डीएनए मैंने 14 पे ग्रो कराया तो एक स्ट्रैंड मुझे 15 का मिलेगा और दूसरा स्ट्रैंड 14 का मिलेगा. मतलब एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया मिलेगा. मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है. ठीक है, अगर मुझे दोनों 15-15 या दोनों 14-14 मिल जाते तो ये कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता. ठीक है, तो दिस रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप. ठीक भाई, क्लियर बच्चों? आओ चलते हैं आगे. नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है. एक सिंगल स्टेम सेल अंडरगोज 10 एसिमेट्रिक सेल डिविजन्स. द नंबर ऑफ स्टेम सेल्स एट द एंड इज. देखो यार, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन है, मतलब कि एक स्टेम सेल था वो डिवाइड किया तो उससे एक सेल तो स्टेम वाला ही रहेगा और दूसरा डिवाइड करना बंद कर देगा. फिर ये डिवाइड करेगा तो इससे एक स्टेम बनेगा और एक डिवाइड करना बंद कर देगा. फिर वापस होगा तो एक डिवाइड करेगा, दूसरा डिवाइड करना बंद कर देगा. ऐसा तुमने 10 बार डिवाइड किया. ठीक है, तो एट द एंड तुम्हें कितने स्टेम सेल्स मिलेंगे? 10 जनरेशन बाद तुम्हें कितने स्टेम सेल्स मिलेंगे? आंसर होगा सिर्फ एक, क्योंकि बाकी सारे कैसे होते जा रहे हैं? बाकी सारे तो परमानेंट होते जा रहे हैं, वो स्टेमनेस की प्रॉपर्टी खोते जा रहे हैं. तो एंड में तुम्हें एक ही मिलेगा स्टेम सेल. ठीक है, एंड में तुम्हें एक ही स्टेम सेल मिलेगा. ठीक है, अगर वो मुझसे ये पूछता कि मुझे एंड में सेल्स कितने मिलेंगे, तो भाई 10 जनरेशन बाद 10 सेल्स मिलेंगे नॉर्मल वाले, और एक सेल कैसा मिलेगा जो डिवाइड कर सके, तो 11 सेल्स टोटल मिलते हैं. ठीक है, तो ये चीज इसका आंसर है. ओके, तो 1 है इसका आंसर. क्लियर? तो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी मान के चलनी है कि एक सेल अगर एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहा है तो उसमें कैसा ग्रोथ होती है, एक सेल अगर ऐसे एसिमेट्रिक डिवीजन कर रहा है तो कैसे उसमें पैटर्न होता है, एक सेल अगर अरिथमेटिकली यानी कि लीनियरली ग्रो कर रहा है तो उसमें कैसा पैटर्न आता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी है तुम लोगों को. आओ नेक्स्ट, कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है. अब वो कह रहा है कि सपोज 9% अफ्रीकन को सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी कि 100 में से 9 लोगों को सिकल सेल एनीमिया है. ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया? तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि मलेरिया से रेजिस्टेंस जो है वो हेट्रोजाइगस ट्रेट लेके आता है. ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट तो सिकल सेल एनीमिया कभी होना ही नहीं देगा,
लेकिन ये रेजिस्टेंस टू मलेरिया भी नहीं लेके आता है। और स्मॉल टी जो होता है ना, वो तो मलेरिया कॉज कर देता है, वो तो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर देता है, ठीक है, वो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर देता है, ठीक है। तो हमें ये वाले निकालने हैं, इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब 9% को तो बीमारी है, यानी कि कितने परसेंट या कितनी फ्रीक्वेंसी है बीमारी की, यानी कि क्यू स्क्वायर, यानी कि जो मैं स्मॉल टी की बात कर रहा हूं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता है कितनी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9/100, यानी कि 0.09। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.09 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 0.09 यानी कि 0.3, तो क्यू हो जाएगा 0.3, क्यू हो जाएगा 0.3। ओके, नेक्स्ट देखो, जब क्यू की वैल्यू आ गई है तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है भाई, ठीक है। अब Q तुम्हें पता है 0.3 है, तो P कितना हो जाता है, यहां पे देखते हैं P कितना हो जाता है भाई, P हो जाएगा 0.7। और तुमसे पूछा है हेट्रोजाइगस का, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 2pq। तो 2 है तुम्हारे पास, P 0.7 भी है और Q 0.3 भी है, तो 7 या 21 टू 42, तो 0.42 इंडिविजुअल्स या 0.42% इंडिविजुअल या 0.42 है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब इसको 100 से इंटू कर दो, सिंपल सी बात है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 42 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 100 विल बी रेजिस्टेंट टू मलेरिया एंड विल बी कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, द इमीडिएट एनर्जी सोर्स दैट ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस बाय एटीपी सिंथेज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द, भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान पे इमीडिएट एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, वो पता है क्या होता है, प्रोटॉन्स का यानी कि H प्लस का बाहर आना, H प्लस अंदर से जब बाहर आते हैं तो एटीपी एक्टिव होता है और वो एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो आंसर होगा H प्लस मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होल्डिंग द एटीपी सिंथेस, ठीक है, क्लियर भाई, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आईआईटी ने इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत टाइम भी हो गया पूछे हुए, इसीलिए हो सकता है कि उसको ये नजर में आ जाए और वो इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है वो क्या करता है, वो स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है भाई। तो रॉन्गली मैच वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्गली मैच है, तो ये तो सही है, ये तो सही हो गया, मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन्स लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूव्स क्लॉट्स, ये भी सही है। क्लोस्ट्रिडियम बोटालिकम लाइपेज प्रोड्यूस करता है क्या, ये नहीं, ये ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये गलत हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा हुआ है और उसका एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यही फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों ही फैक्ट्स को याद करके रखना, ये तो खैर गलत दिया हुआ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, फैक्ट्स में बहुत हेल्प करते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, रेस्पिरेशन की रिदम बनाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि हमारे हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और इसको अपोज करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हमारे पोन्स वेरोलाई रीजन में पाया जाता है, जो कि हमारे अगेन हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फंक्शंस किस ऑर्गन के क्या है, किस स्ट्रक्चर के क्या है, वो सारे तुम्हें याद होने चाहिए, ओके, ठीक है। हाँ भाई, अभी जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैप्लोडिप्लॉइड इंसेक्ट्स होते हैं, हमें पता है हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पाई जाती है। वो कह रहा है कि उसमें हैप्लोडिप्लॉइड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड रह जाते हैं, वो एग से ही डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, मेल्स एग से डेवलप करते हैं, ठीक है, ड्रोन्स, ठीक। लेकिन जो फीमेल बीज होती हैं या कोई इंसेक्ट जो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन से बनता है, उसमें एग और स्पर्म दोनों कंबाइन करते हैं जिससे कि डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है। और ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल कैसा होता है, ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल होता है बिल्कुल फीमेल, ठीक है। इसी पे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि अगर एक कैरेक्टर में स्टडी करूं रेड आई कलर म्यूटेशन की, जिसमें रेड आई कलर डोमिनेंट होती है व्हाइट आई कलर पे, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रेड आई कलर डोमिनेंट है, रेड जो है वो डोमिनेंट है
और जो व्हाइट है वो रिसेसिव है। रेड आई कलर डोमिनेंट है और व्हाइट आई कलर रिसेसिव है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखना, मेरी बात सुनना। ये कह रहा है कि ऑल फीमेल्स, अच्छा क्रॉस किसके किसके बीच का है? वो बोल रहा है सच अ हैप्लॉइड मेल विद रेड आई। वो बोल रहा है कि मेरे पास एक मेल था जिसकी आंखें रेड थी, ठीक है, उसको क्रॉस किया है एक फीमेल से जिसकी आंखें कैसी है? व्हाइट है। ठीक है, फीमेल जिसकी आंखें व्हाइट है, उनसे मैंने इसको फ्यूज किया है। ओके, अब वो कह रहा है कि भाई रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट है और ये तो हैप्लॉइड होता है, तो इसमें जो एक एग से ये बना है ना, उसमें रेड ही का जीन है। ठीक है, एक्स रेड मान लो, और ये व्हाइट है, तो इसमें एक्स व्हाइट या स्मॉल आर है और एक्स स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो तुम एक बात देखना, ये अपना जो गैमेट बनाएगा उसमें कैपिटल आर ही देगा, ठीक है, और ये जो अपना गैमेट बनाएंगी उसमें स्मॉल आर ही देंगी। जब इनकी फ्यूजन होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। ठीक है, और फ्यूजन से कौन बनता है? फीमेल, और कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, तो सारी की सारी फीमेल कैसी हो जाएंगी? उनकी आंखें रेड हो जाएंगी। और मेल किससे बनता है? मेल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के एग से बनता है, और फीमेल का एग कैसा होता है? फीमेल का एग होता है स्मॉल आर। ठीक है, और स्मॉल आर क्या कलर दे रहा है? व्हाइट, तो सारे के सारे मेल्स कैसे हो जाएंगे? व्हाइट। ऑल मेल्स विल बी व्हाइट, ऑल फीमेल्स विल बी रेड। ऑल मेल्स आर व्हाइट, ऑल फीमेल्स आर रेड, ये चीज याद रखना। तो ऑल फीमेल्स हैव व्हाइट आई? नो, ऑल फीमेल्स विल हैव रेड आई एंड ऑल मेल्स विल हैव व्हाइट आई, ये चीज सही है। ठीक है, क्लियर, ये चीज है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ कैरेट ग्रास, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है कैरेट ग्रास यानी कि पार्थेनियम के कारण, तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि पार्थेनियम यानी कि जो कैरेट ग्रास होती है वो हमारी इंडिया की कोई स्पीसीज नहीं है, वो बाहर से आई है, यूरोप से आई है, और उसी के कारण हमारी इंडिजिनस स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है, जिनसे उसकी क्या होती है? लॉस होती है बायोडाइवर्सिटी का। तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर में सब बच्चों को ये बातें? चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। अगला अगर मैं बोलूं, ये एनिमल किंगडम से या फिर इस यूनिट से हमेशा ही क्वेश्चंस एक ना एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा आता है एनिमल किंगडम से, चाहे वो पूछे, चाहे वो प्लांट किंगडम से पूछे। प्लांट किंगडम से तो बहुत टाइम से नहीं पूछा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछे या लिविंग वर्ड से पूछे, मेनली वो उसने एनिमल किंगडम से ही पूछे हैं बार बार। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं कि भाई अलग अलग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे नोटोकॉर्ड एंड होलोनर्कॉर्ड, ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक्टोपैरासाइट पता है कौन होती है? साइक्लोस्टोमेट्स। मराइन एनिमल में परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड एंड प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती है कॉन्डिसाइथिस में, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है हेमिकॉर्डेट्स में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो तुम्हें याद करनी है। अगर तुम्हें इस चैप्टर से क्वेश्चन सही करना है एनिमल किंगडम से, तो तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ एनिमल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ऐसे मैच करना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट बाय माइटोसिस ऑफ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल्स की माइटोसिस से गैमीट किस में बनता है? हमें पता है गैमीट तो मियोसिस से बनता है, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म मियोसिस से बनता है, ह्यूमन फीमेल्स में एग मियोसिस से बनता है, लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स में मियोसिस मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 एंड 2 होती है, मियोसिस 1 एंड 2 होती है, जिससे पता है क्या बनता है? जिससे बनता है मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर, और ये गैमीट नहीं होते हैं। मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर गैमीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये गैमिटोफाइट होते हैं, और इनमें माइटोसिस होती है, इनमें माइटोसिस होती है जिससे बनते हैं गैमीट, इनमें माइटोसिस होती है जिससे बनते हैं गैमीट, जिससे गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अगर ये बोल रहा है वो कि माइटोसिस से गैमीट्स किस में बनते हैं, हाँ माइटोसिस से गैमीट्स किस में बनते हैं? फीमेल्स में, फीमेल गैमीट जो है वो माइटोसिस से किस में बनती है? आंसर होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, मेल गैमीट भी माइटोसिस से ही बनती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो गार्डन पी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है,
जिनमें माइटोसिस से गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। अब हनी बी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हनी बी इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हनी बी में जो ड्रोन्स हैं उसमें माइटोसिस से गैमेट बनता है, लेकिन फीमेल हनी बी में कभी भी माइटोसिस से गैमेट नहीं बनता है, उसमें मियोसिस से ही गैमेट बनेगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये टिक करके आ गए थे, लेकिन ये गलत है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है हनी बी मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हनी बी। हनी बी के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है? ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। हनी बी मेल्स कैन नॉट हैव डॉटर्स। हनी बी मेल्स के पास डॉटर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है यार, बट कैन हैव सन। हनी बी मेल्स यानी कि ड्रोन्स में ये चीज होती है कि ड्रोन्स की डॉटर्स हो सकती हैं, ड्रोन्स के सन नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, और ड्रोन्स के फादर भी नहीं हो सकते, बट ड्रोन्स की मदर्स होती है, क्योंकि वो मदर के एग यानी कि मदर के गैमीट की पार्थेनोजेनेसिस से ही बनते हैं। तो यही चीज इसमें गलत आ रही है, यही इसका आंसर भी है। ठीक, तो हनी बी मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग, अभी मैंने पिछले पेज पे भी बताया, एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इस वाले पे जो सारी चीजें बताई थी, वही सेम चीजें यहां पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, इसमें ओके। और ये रीसेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये काफी पहले पूछा गया है, 2017-18 जो आईआईटी हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब तुम देख रहे हो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा रहा है, बट इस कॉन्सेप्ट में क्या किया है, इसमें उसने जेनेटिक्स भी घुसा दी है। तो जेनेटिक्स यानी कि मेंडेलियन क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दोनों को कंबाइन करके इसने पूछा है। लेकिन अभी रिसेंट में जो पूछा उसने वो एनसीईआरटी की लाइनों पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये आसान हो गया। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स होते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतने हैं, कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, आर वैल्यू इतनी है, तो मुझे रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। तो तुम्हें ये पता है कि dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के होता है। ठीक है, अब आर एन कितना होगा भाई? आर की वैल्यू क्या है? 0.01, एन की वैल्यू क्या है? 400, इंटू के माइनस एन की वैल्यू क्या है भाई? 500 माइनस 400 यानी कि 100, अपॉन के की वैल्यू क्या है? 500। ठीक है, इसको तुम काट लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इससे तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक, ओके, तो इसको इससे काट दो, 4/5, 4/5 मतलब 0.8, 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं, जब भी बायो में मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो बेहद आसान होते हैं। बच्चे छोड़ के पता नहीं क्यों आ जाते हैं, बट अगर मैथमेटिक्स तुम्हें दिख रही है बायो में, वो आसान ही है क्वेश्चन। ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है किसी को। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, बोर्ड्स इफेक्ट पे। कह रहा है कि इसमें ए और सी क्या डिनोट कर रहा है, मैंने क्लास में भी बता रखा है और अभी फिर से बता रहा हूं कि जब भी तुम्हारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व लेफ्ट साइड मूव करता है यानी कि O2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। ठीक है, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। ठीक है, और H+ की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, pH इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और इसका उल्टा राइट साइड मूव करने पे हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे pH कम हो रहा होता है, H+ इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, H+ इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, CO2 भी इंक्रीज हो रहा होता है। ओके, और मैं बोलूं O2 डिक्रीज कर रहा होता है। तो जब ये इस तरफ मूव करता है ना, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कि डिसोसिएट। और अगर वो इस तरफ मूव करता है तो वो एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्लियर? तो कर्व ए यहां पे बोल रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन एसोसिएशन हो रहा है विद हेमोग्लोबिन एट लो H+, है ना? H+ की कंसंट्रेशन लो हो गई है, H+ की कंसंट्रेशन लो हो गई है, यही इसका आंसर है। ठीक भाई, चले। कह रहा है कर्व सी, एक दो गलत आंसर भी देखने चाहिए। कह रहा है कर्व सी रिप्रेजेंट्स फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन। नो, यहां तो मैंने डिसोसिएशन बताया ना, तो गलत हो गया। कर्व ए रिप्रेजेंट फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन, सही बात है, विद हेमोग्लोबिन एट लो pH। भाई pH लो नहीं है, pH हाई है, pH हाई है, H+ अमाउंट लो है, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कह रहा है भाई
कि सर्टोली सेल का काम क्या है, मैच द फॉलोइंग है। एक बात याद रखना, जब भी उसको फैक्चुअल पूछने होते हैं ना क्वेश्चन, वो ज्यादातर मैच द फॉलोइंग पूछता है, जो कि तुम्हारा काम आसान कर देता है। कभी कभी सिंगल लाइनर पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर मैच द फॉलोइंग। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं भाई, नरिशमेंट देते हैं स्पर्म को। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एलएच ओव्यूलेशन ट्रिगर कर सकते हैं। प्लेसेंटा हमें पता है क्या करता है यार, अच्छा इनमें से अगर देखें तो सिक्रीशन ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन कैरी करता है यार, हाँ यूरिन कैरी करता है ब्लैडर से। और यूरेटर्स यूरिन कैरी करते हैं किडनी से दूर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूरेटर लिखा होता तो उसको तुम 3 से मैच करते हैं। क्लियर भाई। तो पी का 4 हो रहा है, पी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आंसर है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन से आंसर निकालना सीखो। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भाई रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सीक्वेंस तुमको डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो तुम्हें सीक्वेंस बेसिकली बताना है कि कब कौन सी रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमें पता है रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, इन चारों में से सबसे पहला स्टेप ये रहेगा। उसके बाद तुम्हारा पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, फिर यही एसिटिल कोए ऑक्सैलो एसिड से कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है, ये 3 हो जाएगा। फिर फ्यूमरेट टू मैलेट, ये 4th हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड साइकिल में लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो 2 1 3 4 2 1 3 4, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हो रहा है यार, ये तुम्हारा आंसर हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि एक गिवन स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट की, जिनमें सीड का कलर एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन होता है सीड कोट के कलर से। तो सीड का कलर सीड कोट के कलर से डिटरमाइन हो रहा है। और तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि सीड कोट जो है वो ओव्यूल का फीचर है, और ओव्यूल जो है वो फीमेल का फीचर है, फीमेल का फीचर है। तो जो चीज फीमेल, जो कलर फीमेल का होगा वही इसके ओव्यूल का होगा, वही इसके सीड कोट का होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक न्यूक्लियर जीन है जिसमें 2 एलील्स है, व्हाइट एलील डोमिनेंट है, ब्राउन एलील रिसेसिव है। अगर एक प्लांट विद ब्राउन सीड इज क्रॉस विद फीमेल, इज क्रॉस इज अ फीमेल, अच्छा अगर किसी की ब्राउन सीड है, फीमेल की ब्राउन सीड है, और मेल की सीड है व्हाइट, मेल की सीड है व्हाइट, ठीक है। तो उनको अगर मैं मेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, कैपिटल डब्ल्यू यहां से, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू यहां से, और स्मॉल डब्ल्यू वहां से, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिल जाएगा। तो जाइगोट कैसा होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसको मैं थोड़ा अच्छे से और बनाता हूं, स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो इन दोनों ऑप्शन में यहां तो नहीं है, लेकिन सीड कोट का कलर कैसा होगा, सीड कोट का कलर लेकिन अभी भी वैसा ही होगा जैसा फीमेल का सीड कोट था या सीड का कलर था। और फीमेल का सीड का कलर कैसा है, ब्राउन है। तो भले ही व्हाइट डोमिनेंट है लेकिन फिर भी इसमें ब्राउन होगा। क्यों, क्योंकि फीमेल के सीड कोट का कलर ब्राउन था, और ओव्यूल फीमेल का फीचर होता है, ठीक है। क्लियर, तो जो फीमेल में था वही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर इसको मैं इससे मेट करता हूं तो क्या परसेंट पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, या कितने इंडिविजुअल, कितने सीड्स मुझे ऐसे मिलेंगे, या कितनी प्रोजेनीज मुझे ऐसी मिलेंगी जिनका जीनोटाइप ऐसा होगा। तो देखो एक एक करके देखना इसको। कैपिटल पी स्मॉल पी को अगर तुम स्मॉल पी, अच्छा कैपिटल पी स्मॉल पी को अगर तुम स्मॉल पी से मेट करते हो तो तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, तो तुम्हें कैसे मिलेंगे, या तो तुम्हें कैपिटल पी स्मॉल पी मिल जाएगा, या तो तुम्हें स्मॉल पी मिल जाएगा। तो ये 50-50% मिलेंगे, ठीक। फिर कैपिटल क्यू को तुम स्मॉल क्यू से मिल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मिलेगा, ठीक है। तुम्हें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मिलेगा। बट इसने बोला है कि मुझे कैपिटल क्यू मिलना चाहिए। तो कैपिटल क्यू तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे 100% इंडिविजुअल जो है, मेरे 100% इंडिविजुअल जो है वो क्या है, वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है। तो मुझे एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 0% इंडिविजुअल विल हैव दिस जीनोटाइप,
क्योंकि मुझे हो सकता है दूसरी चीजें मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन ये कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे सारे इंडिविजुअल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है। इसने बोला है कैपिटल क्यू मिलना चाहिए, गलत है वो, तो 0% आंसर है। ठीक, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन 4 जो डायग्राम्स हैं इनमें से कौन सा डायग्राम सही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं, वो किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होती हैं उसको मुझे दिखाना है, बताना है कि कौन सा सही है। देखो इंटर मेम्ब्रेन, आईएमएस का मतलब है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो हमेशा ही तुम्हारा जो एटीपी सिंथेस होता है उसका ये जो F1 है ये अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ होता है और ये F0 बीच में होता है, और H+ हमेशा इधर इस साइड से यानी कि इंटर मेम्ब्रेन साइड से इस तरफ आ रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। तो ये तो चीज एकदम सही हो गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे H+ इस तरफ जा रहे होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेज, FADH डिहाइड्रोजनेज होते हैं जो कि H+ को इस तरफ पंप कर रहे होते हैं। NADH डिहाइड्रोजनेज और FADH डिहाइड्रोजनेज NADH और FADH2 को तोड़ के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इस तरफ कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करता है तो H+ को भी इधर पंप करना पड़ता है। तो यहाँ पे H+ अंदर जा रहे होते हैं, यहाँ पे H+ बाहर आ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही डायग्राम है। बाकी किसी भी डायग्राम में ये दोनों चीजें एकदम सही नहीं दी हुई हैं, देख लो। जैसे यहाँ पे एरो इधर इस तरफ है, इधर एरो इस तरफ दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज को अंदर बना दिया है, देखो इस ये जो गोल वाला है इसको इस तरफ बनाना था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, लेकिन इसने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ बना दिया है। सिमिलरली इधर भी अंदर बना दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज ए। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है पेडिग्री एनालिसिस। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा पेडिग्री एनालिसिस या ऐसा पेडिग्री चार्ट किस टाइप के इनहेरिटेंस में देखा जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब फीमेल अफेक्टेड है, मदर, गोल वाला जो होता है वो मदर होता है और स्क्वायर फादर होता है। जब मदर यानी कि गोल वाला अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अगली जनरेशन में अफेक्टेड है। लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है तो कोई भी बच्चे अफेक्टेड नहीं है। अच्छा, अगर, हाँ देखो, अगर फादर अफेक्टेड है तो कोई भी बच्चे अफेक्टेड नहीं है। अगर मदर अफेक्टेड थी तो सारे बच्चे अफेक्टेड हो गए। यहां पे देखो, मदर अफेक्टेड है, सारे बच्चे अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, सारे बच्चे नॉर्मल है। जब मदर के अफेक्ट होने से सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाए और फादर के अफेक्टेड होने से सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाए, ऐसा इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल, इसके दो बहुत फेमस एग्जांपल है, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, और वही इसका आंसर भी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यही क्वेश्चन पूछेगा, बट वो इससे मिलता जुलता एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है भाइयों, तो विद दिस हमने अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट से तुम अच्छे से क्वेश्चंस या इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम से पहले। ओके, तो मैं तुम्हें कुछ कुछ टॉपिक्स बताता हूं जो करना बहुत ही कंपलसरी है। एक तो ये पेडिग्री एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट ये रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक टॉपिक या एक चैप्टर मैंने छोड़ा है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेना, अगर रेस्पिरेशन कर रहे हो तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेना। ठीक है, मेंडेलियन क्रॉसेस पे आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी मेंडेलियन क्रॉसेस है। ठीक, ये तो रेस्पिरेशन ही है। ठीक है, बता दिया मैंने। अगर फैक्चुअल टॉपिक्स कर रहे हो तो सारे फैक्ट्स फिर तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फैक्ट है। ठीक है, बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व, ये वाला तुम अगर ट्रेंड देखोगे पीवाईक्यूज का, बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ग्रोथ कर्व्स इकोलॉजी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जेनेटिक्स का ही टॉपिक है। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर उसका है, ये भी वही का है। ठीक है, अगर तुम्हें फैक्ट रिवाइज करना है, एनिमल किंगडम का फैक्ट। ठीक है, इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन मेंडेलियन इनहेरिटेंस विद सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये फैक्चुअल हो गया। ये हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको इतना ही रट लेना, इससे ज्यादा और मत करना।
ठीक है, ये अगेन रेस्पिरेशन, ठीक, ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस मियोसिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन सेल डिवीजन, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये प्लांट ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितनी भी साइकिल्स हैं और जितने भी तुम्हारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, या मैं बोलूं सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, या फिर किडनी कैसे फिल्टर करती है ब्लड, है ना, या फिर लोकोमोशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्सेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। न्यूरोनल कंडक्शन, एक्सॉन वाला जो अभी पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, एक्सॉन वाला जो है डीपोलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा जो ये चैप्टर आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन पढ़ते हैं, उसमें तुम्हारे को ये चीज याद होना बहुत जरूरी है कि हार्मोन सिग्नल कैसे करते हैं, हार्मोन सिग्नलिंग पाथवे किसमें किसमें सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, किसमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो ये भाई अगेन किडनी वाले से है, ठीक, हाँ, ये इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यून सिस्टम वाला टॉपिक। अगेन ये आ गया तुम्हारा इकोलॉजी, ठीक, ये फिर से बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर वाला, ठीक, ये प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक, ये बायोमोलिक्यूल आ जाता है तुम्हारा, ओके, बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन वाला, ओके। ये देख लो माइटोसिस मियोसिस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, ये फैक्चुअल हो गया, ये फैक्चुअल हो गया, ये फैक्चुअल हो गया। ये अगेन सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये अगेन वही वाला हो गया। अच्छा, प्लॉइडी है ना, 2n 3n 4n n सब निकालना आना चाहिए, RH ब्लड ग्रुपिंग, AB ब्लड ग्रुपिंग, बट ये जेनेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जेनेटिक्स का था। ये अगेन नेचुरल सिलेक्शन आ गया, ठीक, ये आ गया एक्सोनल नर्व इंपल्स जनरेशन एंड प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इतने कम से कम तुम्हें चीजें करनी है, अच्छे से करनी है, जितना जितना करना है उतना अच्छे से करना है। अगर कुछ नहीं करना है तो मत करो, अगर कुछ करना है तो अच्छे से करो, ताकि उस पर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत टिक लगा के तुम निकल जाओ और 4 नंबर ले जाओ, ओके। तो विद दिस आई होप कि तुम्हें ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, तुमने एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीजें तुमने समझी होंगी, अच्छे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने को मिले होंगे, ओके। सो विद दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईआईटी एग्जाम, मिलते हैं अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में, ओके। चलो भाई, बाय बाय।